नेपाल की राजनीतिक जमीन पर एक वृक्ष उपज रहा है जिसकी कटीली शाखों की चुभन भारत तक पहुंच रही है। काठमांडू की गलियों में रैप करने वाला एक लड़का जो सिस्टम की खामियों को अपनी रैप के जरिए लोगों तक पहुंचाता था, वो 2022 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर काठमांडू का मेयर बनता है और आज वही लड़का नेपाल के प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे अव्वल खड़ा हुआ है। नाम है बालेन शाह। ये दास्तान सिर्फ बालेन शाह की नहीं बल्कि नेपाल की बदलती राजनीति की भी है। यहाँ जितनी जीत है उतने ही विवाद भी हैं। ये रुदाद भारत के दूसरे उभरते पाकिस्तान जैसे ही एक और पड़ोसी की है। तो पाथ टू पावर के इस एपिसोड में आज कहानी बालेन शाह के पावर में आने की। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। 27 अप्रैल 1990 काठमांडू के एक मैथिल परिवार में बालेन शाह का जन्म होता है। पिता रामनारायण शाह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और मां हाउसमेकर। स्कूली पढ़ाई काठमांडू के ही एक स्कूल से पूरी करने के बाद बालेन ने हिमालयन व्हाइट हाउस इंटरनेशनल कॉलेज से इंजीनियरिंग की और हायर एजुकेशन के लिए भारत आ गई। भारत से जुड़ा इनका विवाद भी रहा है, उस पर हम कहानी में आगे बात करेंगे। लास्ट तक बने रहिए। पढ़ाई करने के साथ साथ बालेन शाह छोटी उम्र में ही नेपाल हिप हॉप के जाने पहचाने चेहरे बन चुके थे। बात साल 2012 की है। महज 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बालेन अपना पहला गाना रिलीज करते हैं, सड़क बालक। गाने में शहर के उन बच्चों की कहानी बताई जाती है जो सड़कों पर संघर्ष करते हुए बड़े होते हैं। गाना बहुत बड़ा हिट होता है। 2013 में बालेन शाह को पहला ब्रेक मिलता है। बार्स नाम की यूट्यूब बैटल रैप सीरीज में हिस्सा लेने का उनको मौका मिलता है। उनके गानों में सोशल मैसेजिंग, करप्शन का क्रिटिसिज्म और सोसाइटी में बढ़ रही इनइक्वालिटी की बात होती है। बालेन नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन की नजर में आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ के रैपर्स अक्सर राजनीति, बेरोजगारी, माइग्रेशन, गरीबी और सिस्टम की खामियों जैसे मुद्दों पर लिखा करते हैं। इस विद्रोही सोच के साथ बालेन के मन में एक सवाल आता है, क्या मैं मेयर बन सकता हूँ? अगला ख्याल आता है, लेकिन बिना किसी पार्टी के सहयोग के, बिना पैसे के कैसे बनूंगा? क्या एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर यह पॉसिबल हो पाएगा? कुछ बड़ा करने का ख्याल हम सब के दिमाग में आता है, लेकिन उसका अगला ख्याल ही हमें तमाम कठिनाइयों से रूबरू करा देता है और हम पहला स्टेप कभी ले ही नहीं पाते। बालेन शाह ने अपने दूसरे ख्याल के बारे में कभी नहीं सोचा। लोगों ने कहा, ब्रो, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेपाल्स पॉलिटिक्स इज डोमिनेटेड बाय बिग पार्टीज, द नेपाल कांग्रेस, आरएसपी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। These parties have money, networks and the entire system behind them। और तू कौन है? बस एक रैपर। लेकिन बालेन ने इन चार लोगों की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। 17 दिसंबर 2021 को उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर ऐलान कर दिया कि वो काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर पद के लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। बालेन का चुनावी एजेंडा ऐसा था जो आम लोगों के घरों तक जल्दी जल्दी पहुंच रहा था। कचरे का निपटारा करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, बेहतर पब्लिक सर्विसेज देना, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना और शहर की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना। और फिर 26 मई 2022 को जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो नेपाली कांग्रेस की उम्मीदवार सजना सिंह को 38,000 वोट मिले, यूएमएल के केशव को 38,000 वोट मिले, बालेन शाह को मिले 61,000 वोट्स। काठमांडू के इतिहास में पहली बार कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मेयर बना था और पहली बार ही इतिहास में नगर परिषद की बैठक को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। यानी सरकार की मीटिंग में क्या चल रहा है, क्या बात हो रही है, किसी ठेका मिल रहा है, पूरा शहर अपने फोन में लाइव देख रहा था। संदेश बहुत बड़ा था। बालेन शाह ये दिखाना चाहते थे कि उनके पास छिपाने के लिए उनका कुछ नहीं है। कचरा प्रबंधन का काम प्राइवेट कंपनियों को तुरंत सौंप दिया गया था। टुकुचा नदी को रिवाइव करने के लिए, वहां से गैर कानूनी निर्माण हटाने के लिए आदेश दे दिया गया था। कई बड़े और प्रभावशाली कारोबारी इसके खिलाफ खड़े हो गए क्योंकि उनकी बिल्डिंग गिराने वाली थी। मामला अदालत तक पहुंच गया। पाटन हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर दिया जिसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक दी गई। लेकिन बालेन का रुख साफ था, गैर कानूनी काम गैर कानूनी ही होता है, चाहे उसे करने वाला कितना भी ताकतवर क्यों न हो। इस दौरान उनका टकराव सिर्फ कारोबारियों से ही नहीं हो रहा था बल्कि नेपाल पुलिस से भी हो रहा था। पुलिस ने बिना नगरपालिका की अनुमति के फुटपाथ पर एक पोस्ट बना ली थी। बालेन ने उसे हटाने को कह दिया, हटाओ भाई। इसके बाद एक और खबर आई कि नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के परिसर में निर्माण सामग्री जमा कर रखी है। इस सामग्री को नगरपालिका की अनुमति के बिना ही जमा किया गया था। बालेन शाह के दफ्तर ने इसे नियमों का उल्लंघन
मानते हुए वहां से उसको हटवा दिया। इससे नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी यानी CAN नाराज हो गई। CAN ने बालेन को एक चिट्ठी भेजी, उसमें कहा कि इन्होंने रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जबरन घुसकर कार्रवाई की है और इन्हें इसका जवाब देना होगा। यहां तक कि CAN ने एक्ट की धारा 251 के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी। मामला कानूनी लड़ाई में बदल चुका था। बालेन शाह ने इस नोटिस को चुनौती देने के लिए पाटन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत से कहा कि CAN का नोटिस रद्द कर दो। शुरुआत में अदालत ने अस्थायी राहत दे दी, लेकिन बाद में बालेन की याचिका खारिज कर दी गई, यानी कानूनी तौर पर इस लड़ाई में बालेन हार गए। इस घटना के बाद बालेन शाह ने सीधे गृह मंत्रालय पर आरोप लगा दिया कि केंद्र सरकार ने इस मामले में कोई मदद नहीं की हमारी, और धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि केंद्र सरकार और काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के बीच टकराव खुलकर सामने आने लगा। और फिर बालेन ने भी अपना अंदाज दिखा दिया। एक समय ऐसा आया जब सिंह दरबार से आदेश जारी हुआ और काठमांडू में कचरा उठाने का काम रोक दिया गया। सिंह दरबार नेपाल की केंद्रीय सरकार का मुख्यालय है। सरकार से अलग हटके बालेन इन फैसलों को लोगों का समर्थन मिल रहा था। हालांकि कुछ फैसले ऐसे भी थे जिनकी काफी आलोचना हुई। उदाहरण के तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स का मामला था। काठमांडू की सड़कों पर सालों से छोटे छोटे ठेले, रेहड़ी वाले, दुकानें और अपने अपने छोटे छोटे व्यवसाय वाले लोग वहां अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, अपना काम चला रहे थे, लेकिन बालेन ने इन पर सख्ती शुरू कर दी। शहर की सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर कार्रवाई की जाने लगी और इस दौरान कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। देखा गया कि सिटी पुलिस ठेले वालों को जबरन खींच रही है, मारपीट कर रही है और उनका सामान जब्त कर रही है। इस पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने आलोचना की और कहा कि अनावश्यक बल प्रयोग है। हालांकि काम अच्छा था, लेकिन तरीका गलत था। सितंबर 2023 में इस मुद्दे ने और बड़ा रूप ले लिया। सामाजिक कार्यकर्ता काठमांडू सिटी हॉल के बाहर 189 घंटे तक खड़े रहे। उनका कहना था कि इन स्ट्रीट वेंडर्स को हटाने से पहले सरकार को उनके लिए कोई अलग से वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। करनी तो चाहिए थी। उनके इस विरोध को काठमांडू 4 से सांसद गगन थापा का समर्थन भी मिल गया। इतना ही नहीं, नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी। यहीं से बालेन शाह की राजनीति पर एक नया सवाल उठने लगा। क्या वो एक सख्त सुधारक हैं या फिर कहीं इनमें डिक्टेटर वाला एक कैरेक्टर तो नहीं छुपा हुआ है? आखिरकार एक लंबे विरोध के बाद एक समझौता हुआ। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक वैकल्पिक योजना तैयार कर दी गई। कुछ जगहों पर अस्थायी अनुमति लेकर जब्त किया गया सामान भी वापस कर दिया गया। इसी बीच बालेन शाह का नाम एक और विवाद में आ गया। विवादों से भरा पड़ा है इनका राजनीतिक करियर, और इस बार मामला नेपाल की सीमा से बाहर तक चर्चा में रहा था। भारत के नए संसद भवन में एक म्यूरल लगाया गया था जिसमें अखंड भारत का नक्शा दिखाया गया था। इस नक्शे में नेपाल के कुछ हिस्से भी शामिल दिखाई दे रहे थे। अब वो नेपाल के थे या इंडिया के थे, वो मामला अंदरूनी है। नेपाल में इसको लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही थी। बालेन शाह ने इसके विरोध में अपने दफ्तर में एक नक्शा रखवा दिया, ग्रेटर नेपाल का नक्शा। ये वो नक्शा था जिसमें नेपाल की सीमाएं 1816 की सुगौली संधि से पहले वाली दिखाई गई थी। अब जानते हैं संधि क्या थी? इस संधि के तहत नेपाल को लगभग 1/3 भूभाग क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। नेपाल को कुमायूं और गढ़वाल ब्रिटिशों को देना पड़ गया था और इसके लिए बाकायदा युद्ध हुआ था। युद्ध में ये लोग हारे थे, नेपाल हारा था। सिक्किम पर भी नेपाल का दावा खत्म हो गया था। तराई के कई उपजाऊ इलाके ब्रिटिश भारत में चले गए। नेपाल को अपनी सीमा मेची नदी और महाकाली नदी के बीच सीमित करनी पड़ गई थी। काठमांडू को ब्रिटिश सरकार का एक राजनयिक प्रतिनिधि बैठाने की अनुमति भी देनी पड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद नेपाल पूरी तरह से ब्रिटिश उपनिवेश नहीं बना, ब्रिटिश की कॉलोनी नहीं बना। यही कारण है कि दक्षिण एशिया में नेपाल उन गिने चुने देशों में रहा है जो सीधे सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन कभी नहीं आए। तो जब बालेन शाह ने ग्रेटर नेपाल की बात की तो भारत में नाराजगी पैदा होना लाजमी था, क्योंकि मामला ग्रेटर नेपाल का था, ग्रेटर नोएडा का तो था नहीं। लेकिन बालेन शाह अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। उनके समर्थकों का कहना था कि अगर भारत अखंड भारत का नक्शा दिखा सकता है तो नेपाल ग्रेटर नेपाल का नक्शा क्यों नहीं दिखा सकता भाई। फिर साल आया 2023 और एक और मामला सामने आ गया। हिंदी फिल्म आदि पुरुष रिलीज हो गई। फिल्म में एक डायलॉग था जिसमें कहा गया कि सीता भारत की बेटी है। नेपाल में इस डायलॉग को लेकर भारी विरोध हुआ, क्योंकि नेपाल की मान्यता के अनुसार सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था, जो नेपाल में है। बालेन शाह ने काठमांडू में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर अस्थायी रोक लगा दी। मामला अदालत पहुंच गया, लेकिन भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग जारी रही। वो केस हार गए। इसी दौरान नेपाल में जेनजी आंदोलन भी देखने को मिला था। देश के कई शहरों में युवा सड़कों पर उतर आए और राजनीतिक बदलाव की मांग करने लगे। शुरुआत में यह आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में कुछ जगहों पर हिंसा भी देखने को मिली। कई ऐतिहासिक स्मारकों को नुकसान पहुंचाया गया। इसी दौरान एक छात्र संगठन ने पुलिस में बालेन शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी थी। आरोप यह था कि उन्होंने ही अपने बयानों से प्रदर्शनकारियों को भड़काया है। जो हिंसा हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं वो ही जिम्मेदार हैं। सवाल यह भी उठा कि जब शहर में इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा था तो काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी ने, उनके मेयर ने
बेहतर सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए? मेयर यानी कि ये खुद बालन शाह ने आरोपों को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि उनकी टीम ने दिन रात काम किया था, लेकिन इतने बड़े विरोध प्रदर्शन में हर चीज को पूरी तरह कंट्रोल करना आसान थोड़ी होता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2025 के अंत में बालन शाह ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी ज्वाइन कर ली। फिर जनवरी 2026 को बालन शाह ने काठमांडू के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया और आगामी आम चुनाव के लिए पर्चा भर दिया। अब इनकी पार्टी ने नेपाल की 165 सीटों में से 125 पर जीत हासिल की है। बालन शाह का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। एक लड़का जो भारत को लेकर मुखर रहता है, डरता नहीं है, वो अगर प्रधानमंत्री बन जाता है तो क्या भारत के लिए एक नहीं बल्कि दो पाकिस्तान खड़े होने जा रहे हैं? कमेंट करके बताइए। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।